मैं आज सेंटेंस अरेंजमेंट का पूरा रूल सिखा रही हूँ आपको। और सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको जो एक प्रॉपर तरीके से मैं समझाना चाहती हूँ वो ये है कि सेंटेंस अरेंजमेंट करने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उस रूल को सीख लो तो आपको बहुत जगह पे आपको उसके जो एक होता है ना प्रॉपर जो स्कूल्स में सिखाया गया था कि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो सेंटेंस अरेंजमेंट के सारे रूल्स मैं आज सिखा दूंगी आपको। आ जाओ सेंटेंस अरेंजमेंट में। बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब होता है, एक तो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, एक वर्ड अरेंजमेंट होता है। जो वर्ड अरेंजमेंट होता है ना, उसमें हम वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाते हैं। और एक सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है उसमें हम सेंटेंस को अरेंज करके पैराग्राफ बनाते हैं। सुनो ध्यान से, जब हम वर्ड अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वो पहले ध्यान से सुनना। वर्ड अरेंजमेंट में मैं एक काम करती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग को साफ साफ दिखाई दे, है ना। चलो ब्लैक में कर दे रही हूँ, ठीक है। सुन, वर्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आप जो वर्ब पढ़ते हो ना बेटा, उस वर्ब का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि अच्छा ठीक है, इस क्रिया का एहसास मुझे हो रहा है कि ये वर्ब हुआ है, लेकिन इस वर्ब को किया किसने है, उस सब्जेक्ट को पकड़ो। या अगर उस सब्जेक्ट को आपने पकड़ लिया तो तुरंत वर्ब को पकड़ो कि भाई इस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो वर्ब क्या है, और ये वर्ब का असर जिस पर हुआ है, ये वर्ब जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ो। ठीक है, हो सकता है आपको उस सब्जेक्ट यानी कि उस करने वाले डूअर के बारे में कुछ दिया हो जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो अगर उस एडजेक्टिव को अगर दिया गया है कुछ, तो सब्जेक्ट के लिए वो एडजेक्टिव क्या है वो भी देख सकते हो। या उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है तो हो सकता है यहाँ पे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड हो सब्जेक्ट के बारे में। मतलब वर्ड अरेंजमेंट में आप अगर सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ लोगे ना कि किसने किया और क्या किया, तो हो सकता है 10 में 8 वर्ड अरेंजमेंट आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एनडीए का पेपर आपके टेस्ट पेपर्स में लोडेड हुआ होगा अभी, जो लास्ट वीक ही हुआ था, मतलब एक सप्ताह पहले हुआ था। तो आप उसको मार्क करोगे कि मैंने उसमें वही किया, पहले एक बार रीड कर लिया वर्ड अरेंजमेंट को, और फिर कौन सा सब्जेक्ट है और उसके लिए कौन सा वर्ब है, इसको हमने एडजस्ट करके देखा। तो याद रखना, सेंटेंस अरेंजमेंट और वर्ड अरेंजमेंट में जो एक माइनर डिफरेंस वो ये है कि वर्ड अरेंजमेंट अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब बस खाली इनको फिट कर लेते हैं ना, बस हमारा काम हो जाता है। अब आते हैं, अगर हम वर्ड अरेंजमेंट की जगह पे सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें तो ध्यान रखना, सेंटेंस अरेंजमेंट के कुछ रूल्स है और वो रूल्स मैं पहले आपको समझाऊं, उसके बाद आप करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। मेरे साथ अगर हो सके तो इसको लिख के समझ लेना, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट में सबसे पहले अगर आपका ABCD देखो, एक तो है कि आप एसएससी में पहले होता था कि हाँ PQRS आता था, तो बेटा PQRS में वो क्या करते थे, वो एक उनका सेंटेंस 1 होता था और PQRS के बाद सेंटेंस 6 लिखा रहता था। इसका मतलब 1 और 6 तो फिक्स्ड है। ये जो PQRS है यही है बीच में, आर बीच में वो कैसे एडजस्ट होगा, RPSQ होगा कि QPRS होगा, कैसे होगा। ठीक है, ठीक है। अब आओ, अगर आप ABCD का देख लो,
तो आजकल का जो जमाना में ABCD के फॉर्म में आने लगा है, वो ABCD का जो फॉर्म में आता है उसमें आपको 1 और 6 नहीं दिया होता है। बीच में ABCD का जो आने लगा है अभी, अब शुरू हो गया है, इसमें क्या है, आपको BCAD होगा कि CBAD होगा बस। यानी कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी वर्ड भी खोज के निकालना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी खोज के निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने कहा सब्जेक्ट खोज के निकालना है, वो तो इंट्रोडक्टरी वर्ड हुआ। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस खोज के निकालना पड़ेगा कि भाई स्टार्टिंग किससे हो रहा है। अगर हम सीडीएस की बात करें तो उसमें S1 और S6 शुरू में ही दे देता है। बेटा इसका मतलब वही है, पहला सेंटेंस और 6 सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ना, इसके बाद जो PQRS है, PQRS का मतलब हो गया कि इनको आपके इनके बीच में फिट करना है। S1 और S6 फिक्स्ड है, वो एक ही जगह होगा। आप मेरी बात सुनो, सेंटेंस अरेंजमेंट आपको इस तरह से देखना है, वर्ड अरेंजमेंट अलग होता है, सीडीएस में ये अलग अलग आता है, लेकिन एसएससी में ये सब मिक्स होके आता है। मैं आपको सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ रूल्स दिखाऊंगी, ठीक है, कुछ रूल्स दिखाऊंगी ताकि आप सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करोगे ये समझने की कोशिश करना। सबसे पहले सेंटेंस अरेंजमेंट में पहला पॉइंट, 2-3 चीजें याद रखना। अगर आपके चारों सेंटेंस में प्रोनाउन हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 3 सेंटेंस में प्रोनाउन और 1 में नाउन हो तो आपको जानना चाहिए कि नाउन कम्स बिफोर द प्रोनाउन। नाउन कम्स बिफोर द प्रोनाउन। आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाना। नाउन कम्स बिफोर द प्रोनाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन आएगा उसके बाद ही प्रोनाउन आएगा। दिस मीन्स आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनो, आप बात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी पहचानना पड़ेगा क्या जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इस पूरे पैराग्राफ का जो सबसे पहला सेंटेंस है आपको वो पहचानना पड़ेगा। पहले आप समझ लो उसके बाद लिखना, उसको पहले पहचानना पड़ेगा आपको कि जो लाइन इंट्रोड्यूस कर रहा है उस पूरे पैराग्राफ को। अब आप सोचो ना, जब बचपन में कहानी सुनते थे तो क्या सुनते थे, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। अब समझते हैं अच्छा अब हमें इतनी कोई एक कहानी सुनाई जाने वाली है जिसका सब्जेक्ट कौन है, किंग। इसका मतलब है कि आपको इंट्रोडक्शन तो पता होता था, वैसे ही आप सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को पहचानो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं कहूं कि हाँ ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा, नाउन पहले आइडेंटिफाई करो। दूसरा है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर भी ले रहे हो कि नाउन और ये प्रोनाउन है, लेकिन बेटा ये भी तो पता होना चाहिए कि किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, है ना। किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, यानी अगर सिंगुलर नाउन है तो ये क्या लेगा, सिंगुलर प्रोनाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ये हमें पता होना चाहिए।
कि ठीक है सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। वैसे ही सिंगुलर प्रोनाउन अगर प्लूरल हो गया सिंगुलर नाउन तो प्लूरल प्रोनाउन लेगा एंड प्लूरल वर्ब लेगा। राइट? समझ में आया? ये है आपका 3 पोर्शन है जो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेटा कंजंक्शन का काम क्या है? सुनो ध्यान से। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का डेफिनेशन होता है जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड मतलब जो जोड़ता है। अब एक बात बताओ, जो जोड़ने का वर्ड है वो शुरू में क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ना कंजंक्शन पढ़ा रही हूं ना ही मैं और कुछ चीज पे पढ़ा रही हूं आपको। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितने ऐसे सारे वर्ड्स है वो सारा इकट्ठा लिख दूं और बता दूं देख लो ये शुरुआती सेंटेंस में नहीं आना चाहिए, है ना? क्या कहूं मैं? ये सारा इकट्ठा लिख दूं, जैसे एंड, ऑल्सो, देयरफॉर, hence, that's why. So, thus, nevertheless. ठीक है? मैं भी बता दूं कि इसका क्या मीनिंग है। However, अब एक काम और करना, अभी मैं आपको जो कराऊंगी ना इसको थोड़ा सा और स्पेस छोड़ देना। क्यों? क्यों थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे? और क्योंकि हो सकता है ये लिस्ट अभी और बढ़ेगा, है ना? मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये सारे जो वर्ड्स है कैनॉट कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। यानी इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती है। यानी कि अगर हमें कोई भी ऐसा सेंटेंस से स्टार्टिंग करना लग रहा है कि अरे ये बी में एंड आ रहा है तो वो तो शुरुआत हो ही नहीं सकता है। सी में हाउएवर आ रहा है तो उससे शुरुआत हो ही नहीं सकता है ना? दिस मीन्स अगर आप इस तरह के वर्ड्स देख लो तो समझ जाना कि ये सेंटेंस की शुरुआत में तो हो ही नहीं सकता है। सुनो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं कहूं कि एक किसी के बारे में मैं बात कर रही हूं और मैं कहूं जैसे किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रही हूं, मैं किसी फैसिलिटी की बात के बारे में बात कर रही हूं, एक लाइन में लिखूं एंड दिस फैसिलिटी एंड दिस हैज लेड टू। आप कहोगे एंड दिस हैज लेड टू एंड दिस कौन है भाई? इनमें से कौन? तो आपको तुरंत पीछे जाना पड़ेगा कि भाई अगर दिस इस्तेमाल किया जा रहा है तो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना? अगर मैं दिस की बात कर रही हूं तो किसके लिए बात कर रही हूं? दिस फैसिलिटी बोल रही हूं तो किसके लिए बोल रही हूं? यानी कि आपको लिंक स्थापित करना आना चाहिए। कौन सा सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा वो लिंक आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर मैं कहूं कि दिस हैज कॉस्ट तो आप कहोगे भाई ये दिस कौन है? दिस क्या है ना? तुरंत दिमाग में चाहिए कि भाई ये दिस है क्या?
इसका मतलब है कि आपको लिंक का मतलब समझते हो ना, किसके बाद क्या आएगा? आइडेंटिफाई द लिंक। आपको लिंक स्थापित करना आना चाहिए। क्या कहा मैंने? आपको लिंक स्थापित करना आना चाहिए। मैं बेटा आपको 2020 का दे दूंगी, अभी मैं 2019 का एक सेंटेंस अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। लेकिन याद रखना, ये पूरा उतार लो। हो सकता है ये लिस्ट और बढ़ेगा, ये लिस्ट अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैं जैसे जैसे सेंटेंस कराऊंगी ना, तो हो सकता है इसमें 2-4 रूल्स और बढ़ाऊंगी आपका। तो सबसे पहले आप इसको उतारो, और उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में आपको कराना शुरू करूंगी। मैं आपको सेंटेंस कराऊं? ये क्या है? चल, जो आपको रूल सिखाया ना मैंने, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रूल को फॉलो करोगे। ठीक है?
जैसे रूल सिखाया है वही रूल फॉलो करोगे। चलो 13 का देखो बेटा जरा ध्यान से, अभी जो सिखाया बस उसी को रेफर करोगे। पहला पॉइंट मैंने कहा था हाउएवर से शुरू नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, यानी ए से शुरू हो नहीं सकता है। दिस चेंज, कौन सा चेंज? दिस चेंज का मतलब भाई किस चेंज की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता है दिस चेंज कौन सा चेंज है, दिस मीन्स हमारा बी नहीं हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। अगर बी नहीं हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस तो ये दोनों खत्म, राइट? तीसरा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन refers to the change in the number of inhabitants of a country. सही तो लग रहा है, किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है क्या, यानी सी से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? फिर देखो सी के बाद ए कि सी के बाद बी, एक सेकेंड जरा देखो। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द change in the number of inhabitants. Growth of population can refers to the change in number. बेटा the change, this change, हमें सी के बाद भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जो रहने वाले इनहैबिटेंट्स है, यानी वहां पे निवासी जो है रहने वाले, उनके नंबर में चेंज। अब दिस चेंज देखो लिंक किया मैंने, सी के बाद बी सही लग रहा है। अगर मुझे सी के बाद बी सही लग रहा है तो मैं एक चीज और दिखाऊंगी आपको, कह रहा है टू वेज फर्स्ट सेकेंड, देख रहे हो लिंक फिर से। टू वेज, कौन कौन सा टू वेज? फर्स्ट एंड सेकेंड। बी के बाद डी अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है मेरा आंसर डी हुआ। देखो सी के बाद बी और उसके बाद डी। और एक चीज और, ये जो हाउएवर है ना, है ना, ये हाउएवर जनरली हम लोग अंतिम में ही लगाते हैं। खैर हाउएवर का मतलब जितना कुछ बात कर चुके उसके अलावा, समझ में आया? इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं, अगर मैं 14 नंबर बात करूं तो 14 नंबर 2 पेज में आ रहा है। एनीवे छोड़ो, 14 नंबर अगर 2 पेज में आ रहा है तो मैं अभी छोड़ के चलूंगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं। सब 2-2 पेज में आ जा रहा है। फिर से आ रही हूं मैं नेक्स्ट में। देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें आ रही हूं, इतना आसान है बेटा। नेवरदिलेस से शुरू होगा नहीं, बट से शुरू होगा नहीं, सो से शुरू होगा नहीं। उसमें सो है हमारा, देखो तो उस लिस्ट में सो है, उस लिस्ट में सो है, सो देयरफॉर है, सो है, बिल्कुल सही है ना? सो है, इसका मतलब है कि हमारा इनमें से किसी से नहीं होगा, अब चेंज से शुरू होगा, है ना? A change that is conducive to happiness. Conducive का मतलब होता है बेटा favorable, may be termed as progress. A change that is conducive यानी B से शुरू होगा, B का मतलब ये हो गया। अब B के बाद D लग रहा है सही कि B के बाद C लग रहा है सही। A change that is conducive to happiness may be termed as progress. But different people find happiness in different things. So if a change contributes to the growth of these factors, भाई कौन सा factors? These factors, ये कौन से factors है? B में तो कोई factors की बात नहीं हुई है,
तो बी के बाद डी अगर हम लगा दे तो दीज फैक्टर्स कौन है भाई? दीज फैक्टर्स तो यहां पर है, ए पर है, यानी बी के बाद डी तो नहीं आएगा, बी के बाद सी सही है। क्यों? अब मेरे पास इतना टाइम कहां है कि फिर मैं और सोचूं। मैं कहूंगी सीधा कि बी के बाद सी भी चलेगा और बी के बाद डी भी चलेगा, लेकिन बी में कहा है बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स, यहां तक तो ठीक है। लेकिन बी के बाद डी अगर हम आएंगे तो दीज फैक्टर्स की बात कर रहा है, और ये फैक्टर्स कौन से हैं वो बी में तो जिक्र है नहीं, तो बी के बाद डी नहीं होगा, बी के बाद सी होगा। देखो, है ना? अब दीज फैक्टर्स हुई, मैंने कहा था ना दिस चेंज, कौन सा चेंज भाई ये तो पहले बताओ, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक एक क्वेश्चन भी अगर आप करते जाओ ना तो आपको समझ में आता जाएगा कि भाई ये है क्या। ठीक है, चल फिर से थर्टीन का आंसर खुद सोच के बताओ तो। यस, देखो, इट रिक्वायर्स, इट कौन है मुझे नहीं पता, ए से शुरू नहीं होगा। ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप विद इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है शांत दिमाग से, ये चलेगा। सी से शुरू नहीं होगा, डी भी स्टार्ट हो सकता था, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ की बात किया जा रहा है। अब देखो, एक चीज है, अगर हम देखें तो भाई ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंजिंग टास्क। मतलब जो शारीरिक स्ट्रेंथ होता है ना, वो एबिलिटी होता है जिससे आप फिजिकली चैलेंजिंग टास्क कर सकते हो। अब आप कहोगे भाई फिजिकली चैलेंजिंग टास्क है, यानी कि अगर हमको दे दोगे 100 kg का कुछ वेट उठाने के लिए, भाई मैं फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, है ना? लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज लाइफ को ब्रेवली फेस करता है, लेकिन जिंदगी को ब्रेवली फेस करने की बात है वो मैं कर सकती। ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब मैं कैसे जानूं किसके लिए क्या बात कर रहा है? चलो फिर कोशिश करती हूँ चेक करने का। इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस, इसका मतलब है डी और ए लिंक्ड है। फिजिकली चैलेंजिंग टास्क करने के लिए आपको शारीरिक एंड्योरेंस क्षमता होनी चाहिए। शारीरिक क्षमता होगी तो फिजिकल स्ट्रेंथ वाला टास्क कर सकते हो। दिस मीन्स डी और ए एक साथ फिट होगा, डी और ए एक साथ फिट होगा, वो यहां पर है ना? दोनों फिजिकल है, देखो डी और ए, है ना? ये दोनों एक साथ फिट हो रहा है। क्लियर? समझ में आया? चल अब मैं आपको फिर से नेक्स्ट बताती हूं। मैं एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको जो सिखाया है ना वो काम करने वाली चीज सिखाई है आपको। वी आर गोइंग टू द मार्केट, वेयर आर यू गोइंग? ओके, मुझे तो लग रहा है बी के बाद ए होगा। क्यों? कहां जा रहे हो अगर कोई पूछेगा तो आप जवाब क्या दोगे? वी आर गोइंग टू द मार्केट। यानी बी और ए, बी ए और कहीं है नहीं,
सिर्फ यहां है बस। राइट? क्लियर? समझ में आया? बेटा लिंक करना सीखो बस। अगर आप लिंक करना सीख जाओगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। समझ में आ गया? चल नेक्स्ट आप देखो, बताऊं इसमें क्या होगा? जो मैं सिखा रही हूं बस उसी को कोशिश करो। दे कैन, दे कौन है नहीं पता। इट विल इम्पोर्ट, इट कौन है नहीं पता। दे प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है। किसके लिए आ रहा है भाई मुझे नहीं पता। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन। वेरी गुड। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कुछ फैसिलिटीज बजट सेशन में। समझ में आ गया? बजट सेशन में इट विल इंपोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। इट कौन है? ऑफ कोर्स अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करोगे तो इसके लिए आप दे लगाओगे कि इसके लिए इट लगाओगे? मैं तो कहूंगी इसके लिए इट आएगा। गवर्नमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट्स नहीं है बल्कि गवर्नमेंट है। तो सी के बाद बी आएगा। बेटा सी के बाद बी, सी के बाद बी एक ही में। खत्म। शुरुआत तो सी से होगा ना बेटा, शुरुआत तो सी से होगा। सी के बाद ए जितने लोगों ने लिखा है फिर मेरा पॉइंट नहीं सीखे थे। मैंने कहा था सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन आएगा और ये सिंगुलर नाउन के तुमने प्लूरल प्रोनाउन लगा दिया। सी के बाद बी होगा। देखो ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब आओ 13 नंबर। जल्दी करना। वेरी गुड। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, भाई कौन है जिसका ट्रेवल्स की बात कर रहे हैं कि वो रिटर्न हुआ? ट्रेवल्स नहीं पता। अब आओ, वैकोम मोहम्मद बशीर वॉज ए मलयालम फिक्शन राइटर। यस, ये रहा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। बी, अरे यार बी में तो सारे लोग बी में। अब बी के बाद सी, बी के बाद डी, बी के बाद ए। इसका मतलब इस तरह का सेंटेंस आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों? एक तो पहला सेंटेंस पहचाने तो इसका मतलब सब में वही है। चलो फिक्शन राइटर है केरला से, फाइन ठीक है। उसके बाद he was forced to live in a house where his large family lived. Okay, the household was always noisy. Apart from family के members के according, domestic animals भी बहुत सारे थे घर में, पालतू जानवर। सबसे पहले आप फैमिली की बात करोगे कि लार्ज फैमिली था,
ठीक है ना। लार्ज फैमिली था इसीलिए हमेशा शोर शराबा रहता था, और फैमिली के अलावा डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे। इसका मतलब है ये सब बात की बात है। पहले तो हम लार्ज फैमिली की बात करेंगे, बाकी ये पहले आएगा ये पहले आएगा मुझे नहीं पता। वापस जब आया वो तो वो फैमिली में रहा, जो फैमिली एक लार्ज फैमिली था। दिस मीन्स बी के बाद ए हमें सही लग रहा है, और वो थैंकफुली एक ही है ना। क्लियर? समझ में आया? बोलो। यानी सिर्फ एक ही सेंटेंस है, डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब होता है बेटा पालतू जानवर। ठीक है, ढेरों पालतू जानवर थे। बोलो समझ में आ गया? मैं एक एक करा रही हूं इसीलिए कि जो नेक्स्ट इसको आपको लोड करवाऊंगी ना, सेकंड वाला हर टेस्ट पेपर में 13 नंबर मैं करा रही हूं, 14 नंबर आप कर लेना। ठीक है, और मैं सिर्फ यही देखना चाह रही हूं कि क्या मेरा जो तरीका है उससे आपका समय बच रहा है, और क्या आप सही कर पा रहे हो। अब इसको जरा ध्यान से पहले करो फिर बताती हूँ। हो गया? सुनो ध्यान से। Aesop was one of them। भाई them कौन है हमें नहीं पता, them कौन है ना, them कौन है पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब है पहले हम ये तो देखें, Aesop was one of them, किनमें से? There were many talented people in ancient Greece। Aesop was one of them। अभी ही की बात करोगे तो भाई एक बार जब Aesop का जिक्र कर दोगे तब ना आप ही लगाओगे उसके लिए। There were many talented people in ancient Greece। Ancient Greece, प्राचीन ग्रीस में बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे, प्रतिभाशाली लोग थे, और इसॉप उनमें से एक था। यानी सी के बाद ए, सी के बाद ए, है ना। आप कहोगे देम किसके लिए आया, तो भाई इन पीपल के लिए आया देम। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। सेंटेंस अरेंजमेंट का जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दिया। ये सेंटेंस अरेंजमेंट का ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके साथ आपको 2020 का भी जो सेंटेंस अरेंजमेंट है वो भी मैं लोड कर दूंगी। चलो करो नेक्स्ट। हो गया? देखो, although I had a fear of water,
Although I had a fear of water, I thought it was an important skill I should learn. I thought it was. भाई it कौन है? स्विमिंग की बात होगी जरूर, है ना? इंपॉर्टेंट स्किल है जो, वो कौन है? स्विमिंग, क्योंकि फियर ऑफ वाटर ये बता रहा कि हालांकि मुझे पानी से डर था, लेकिन मैं जानता था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो पानी से रिलेटेड कौन सा स्किल हो सकता है? स्विमिंग ही तो होगा, है ना? One of the hardest things I have had to do was to learn how to swim. इसका मतलब है कि सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए डी से और उसके बाद ए होना चाहिए। क्यों? However तो अंतिम कहीं में आता है। I also thought, also भी बीच में शुरू में नहीं आएगा, है ना? I thought यानी कि मैंने सोचा, I also thought यानी ए के बाद ही सी आएगा, डी से शुरू होगा, फिर ए आएगा, फिर ए के बाद सी आएगा। देखो, है ना? राइट? मैंने क्या कहा? पहला में ए मैंने पढ़ा, ऑल्दो आई हैड फियर ऑफ वाटर, आई थॉट इट वॉज एन इंपॉर्टेंट स्किल। इट कौन है? जरूर स्विमिंग होगा, क्योंकि ये ऐसा स्किल है जो सबको आना चाहिए, है ना? तो स्विम से रिलेटेड कहां है? यहां पर है। डी के बाद ए बिल्कुल फिट हो रहा है, और उसके बाद आई ऑल्सो थॉट। भाई पहले थॉट फिर ऑल्सो थॉट ना, ऑल्सो तो बाद में आएगा ना, एक बार पहले सोचोगे फिर मैंने सोचा, मैंने ये भी सोचा मतलब पहले कुछ और भी सोचा, यानी ए के बाद ही सी आएगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, चलो मैं जितना करा रही हूं ना, मैं रैंडमली कराते चली जा रही, एक एक करके, सिर्फ इसीलिए कि क्या कोई ऐसा भी सेंटेंस होगा जिस पे मेरा रूल नहीं लड़े, वो भी तो देखना होगा। चलो, there are many gadgets that are operated by a remote control and contain a silicon chip. बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं और उनमें एक सिलिकॉन चिप होता है। दिस प्रोड्यूसेस, कौन दिस? ये तो हो ही नहीं सकता, यानी ए से ही शुरू होगा। अब ए के बाद सी होगा कि ए के बाद डी होगा, ये देखना है। ए के बाद सी होगा कि ए के बाद डी होगा। When a button is pressed on the remote control, पर रिमोट कंट्रोल की बात यहां पर भी है, यहां पर भी है। देखो, ए रिमोट कंट्रोल और फिर द रिमोट कंट्रोल, ये भी याद रखना बेटा। जब किसी का इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम आर्टिकल ए से करते हैं, है ना? वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, और फिर इसके बाद कहीं पर भी किंग देखोगे तो देखना द किंग होगा। पहले इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, फिर द लगता है ना? तो इसीलिए अ रिमोट कंट्रोल और द रिमोट कंट्रोल, ठीक है?
द बीम कैरीज अ कोडेड सिग्नल। भाई द बीम कौन सा बीम है? ये बीम तो इससे रिलेटेड बीम है ना, ये इसके बाद होगा, और रिमोट कंट्रोल के बाद द रिमोट कंट्रोल होगा, यानी ए के बाद सी होगा। एक तो सबसे पहले हम ए के बाद सी तक पहुंच गए, तब भी हमें 50% पहुंचे। बेटा इस तरह के सेंटेंस आपको कंफ्यूज करेंगे और आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे, ये ध्यान रखना। यानी अभी भी हम ए के बाद सी तक पहुंच गए, तब भी हम आंसर कंप्लीट नहीं कर पाए। When a button is pressed on the remote control, the chip sets off an electronic vibration. Okay, अब C के बाद B होगा कि C के बाद D होगा? सबसे पहले this produces an infrared beam। देखो an infrared beam, फिर उसके बाद द बीम है। भाई पहले तो इंट्रोडक्शन दिया कि एक तरह का इंफ्रारेड बीम प्रोड्यूस होता है, उसके बाद उसके बारे में कहा द बीम, है ना। दिस मीन्स उसके बाद बी होगा और उसके बाद जाके डी होगा, है ना। यानी आंसर हमारा कौन सा बना? हमारा आंसर बना ए, सी और बी। देखो, है ना, ए फिर सी एंड देन बी, उसके बाद डी होगा। यानी हम एक चीज और समझ गए कि हमारा जो एक और रूल था, वो रूल भी याद रखना कि फर्स्ट आर्टिकल ए और एन comes for introduction of the noun। हमेशा नहीं, लेकिन अगर आया तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन में ए और एन आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द नाउन फॉलोड बाय द नाउन, द प्लस नाउन। चलो ये भी पॉइंट उतार लो। देखो मैंने कहा था ना आपको, आगे जैसे सेंटेंस करोगे कुछ ना कुछ नया सीखोगे तो उसको भी साथ में उतारते जाएंगे। समझ में आया? सब में 13 और 14 नंबर सेंटेंस अरेंजमेंट है। मैं 13 नंबर करा रही हूँ, 14 नंबर आप करोगे। इसके साथ 20 का पेपर भी लोड कर दूंगी मैं, आप उसको भी करना। और अगर आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताना उस क्वेश्चन नंबर को, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में देखूं कि क्या भाई उसमें कुछ और नियम लागू हो रहा है क्या। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने ये तरीका इसलिए बता रही हूं कि इससे मेरा 99% सही हो जाता है और टाइम दुनिया भर का बच जाता है, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, एसएससी मेंस में। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आता है प्री में। चलो 13 नंबर करो फटाफट। देख लिया?
द माउंटेन रेंज, द माउंटेन रेंज, इसका मतलब माउंटेन के बारे में कहीं पर जिक्र होगा पहले ही। नेपोलियन हैड टू क्रॉस द आल्प्स इन विंटर, आ गया माउंटेन, आल्प्स नाम है उसका। द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विथ स्नो, नहीं लग रहा है बिल्कुल सही है भाई, विंटर का जिक्र कर रहा है तो स्नो से कवर्ड है ना, विंटर का जिक्र कर रहा है, स्नो से कवर्ड है, और ये इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सी और डी एक साथ है, बी ए और सी डी एक साथ है, सी डी एक साथ होना चाहिए जो यहां पर है, बाकी और कहीं है भी नहीं। सी डी एक साथ है लेकिन ये बीच में घुसा हुआ नहीं, सी डी एक साथ होगा, है ना, और बी और ए एक साथ होगा, तो कहीं भी ऐसा नहीं है, बस एक ही जगह है, दैट इज, देखो, है ना, क्लियर। लिंक खोजे ना कि भाई विंटर है तभी तो स्नो से कवर्ड है ना, और एक में इम्पॉसिबल है, दूसरे में भी इम्पॉसिबल है, दोनों इम्पॉसिबल एक साथ होगा। चलो 13th वाला देखो, हो गया। दीज लॉटरीज, बेटा दीज लॉटरीज, कौन से लॉटरीज भाई, कौन से लॉटरीज, पीपल बाय लॉटरीज, ठीक है, ल्योर्ड बाय दिस, ए भी सही नहीं हो सकता क्योंकि दीज लॉटरीज, कौन से लॉटरीज मुझे नहीं पता, ल्योर्ड बाय दिस किस चीज से ल्योर्ड हमें नहीं पता, करोड्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एट प्राइसेस, भाई प्राइसेस किस चीज के, पता नहीं। पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, यस, डी से शुरू होगा, लॉटरी खरीदते हैं लोग ताकि रातों रात अमीर बन जाए। अब डी के बाद बी कि डी के बाद ए, पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, these lotteries organized by state government sell dreams, these lotteries, कौन से lotteries, यही तो lotteries, these lotteries, lotteries and these lotteries, D के बाद A, D के बाद A सही है। अब अगर B कहोगे कि D के बाद B, lured by this, किस चीज से lured, lured by this मतलब करोड़ ऑफ रुपीज से, है ना, करोड़ ऑफ रुपीज जो प्राइस के रूप में ऑफर्ड होता है उससे लालच आके ये होना चाहिए ना। डी के बाद ए फिट हो रहा है तो डी के बाद ए मार्क करो, आगे बढ़ो, है ना। देखो मैं सीधा सीधा मैंने आपको कराया है, एक भी बीच में टेस्ट पेपर मैंने आपको स्किप नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि भाई इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको महसूस होगा कि मैंने आपको जो रूल सिखा दिया ना बेटा, बस वही रूल फॉलो करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे अगेन सीधा मैं कहूं भाई, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोनाउन है, किसके लिए आया मुझे नहीं पता, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे, ये सही है। 10 से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, हाउएवर से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, सेंटेंस की शुरुआत बी से होगी, बी के बाद ए की, बी के बाद सी, देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, and is contributing a lot towards improving communication skills, और communication skills को improve कर रहा है।
बी के बाद सी, दस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। दस का मतलब होता है अतः, भाई वो तो फाइनल बात में होता है ना। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ऑरल स्किल। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, कौन प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है ना। इसका मतलब टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है ना। क्लियर। इट किसके लिए है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी के लिए, है ना। और आपको महसूस होगा कि 10 का मतलब इस प्रकार, however it cannot be a substitute for the conventional method of language teaching। हालांकि ये कन्वेंशनल यानी जो पारंपरिक मेथड है लैंग्वेज ट्रेनिंग का, उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। इसीलिए टीचर तो होना ही चाहिए आपको क्लास में। यानी डी और सी हम समझ सकते हैं एक है, लेकिन बेटा हम यहां तक क्यों जाए। हम तो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हमको यहां तक सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो उसके बाद इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। इट कौन है, टेक्नोलॉजी। डी के बाद ए, डी के बाद ए तो यहीं पर है, सॉरी बी के बाद ए, बी के बाद ए तो यहीं पर है, देखो बी के बाद ए, है ना। इट किसके लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए। टीचर्स के लिए क्या होगा, दे होगा, राइट। यानी आप जो सिखा दिया मैंने नियम, उसको फॉलो करके इसमें पूरे जितने सेट में दे रही हूं उसमें, और उसके बाद 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें फिट करके देखो, आपको खुद महसूस होगा कि सब जगह लागू होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर हम कह रहे हैं 100 क्वेश्चन में 99 सही हो जाए मेरा, और मेरा ह्यूज टाइम बच जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इसीलिए टाइम बचाना है हमें ज्यादा से ज्यादा, ये ध्यान रखना। लेकिन याद रखना, इस मेथड से करने के बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लिंक, जो बोला ना मैंने, लिंक ढूंढो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीओ के पेपर में, क्योंकि पीओ के पेपर में लिंक ढूंढ के हमें एक अरेंजमेंट पे 5 क्वेश्चन करना रहता है, तो उसमें आपको पूरा सेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लिंक से बहुत ज्यादा आपको हेल्प पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सेंटेंस अरेंजमेंट का ये क्लास आज मैंने लिया है सिर्फ इसीलिए कि आप इसको समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करके, जब तक आपके बैच खत्म होंगे तब तक ये दुरुस्त हो जाएगा आपका बिल्कुल पूरी तरह से। मैं बीच में ऐसे ही एक दिन किसी दिन क्लोज ये पैसेजेस का ले लूंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।